हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न टू ग्रो अप। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 20 से आगे वाले क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 है प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम की परिस्थिति, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए कि प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है, अवरोधक में रुकावट नहीं है, तो वो क्या है आपकी अधिगम की परिस्थितियाँ, इसमें रुकावट नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी 21 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कहता है कि कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है। तो ये आपका थोड़ा सा कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आया है, जैसे अदा इकाई, स्मृति भंडारण इकाई और केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई और प्रदा इकाई। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 क्या कहता है। देखिए, कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। मतलब कि जो हम टीचिंग में यूज़ करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, उसमें कौन सा ऐसा मटेरियल है जो इससे संबंधित नहीं है। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है, नाटक है, प्रदर्शन है, क्षेत्र भ्रमण है। यानी कि अगर हम देखें तो फील्ड जो हमारा भ्रमण होता है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अधिगम के लिए। ये सामग्री हो सकती है, प्रदर्शन भी होता है, यानी कि किसी चीज़ को प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू दिखाना, और नाटक के थ्रू भी हम किसी चीज़ को सिखा सकते हैं बच्चों को। यहाँ पर जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर। यहाँ पर ये इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह कोई गतिविधि सहायक का सामग्री नहीं है। गतिविधि जिसमें नहीं हो रही है वो चीज़ बताया जा रहा है कि जिसमें गतिविधि की जाती है वो नाटक में भी होती है, प्रदर्शन में भी होती है और क्षेत्र भ्रमण में भी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है क्या। देखिए, कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का प्रकार क्या होता है। एक कक्षा के अंदर शाब्दिक भी हो सकता है, शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अगर देखें तो शाब्दिक भी होता है कई बार, और अशाब्दिक, कई बार हम इशारों से भी बात करते हैं तो इसका मतलब वो अशाब्दिक भी यहाँ पर हो जाता है। तो इसका मतलब कक्ष में संप्रेषण का प्रकार क्या आ जाएंगे आपके, दोनों प्रकार हो सकते हैं, शाब्दिक भी और वर्बल भी, और नॉन वर्बल भी यहाँ पर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है, यानी कि इसका जो एक मेथड है, उसकी अप्रोच क्या है, तो वो यहाँ पर देखिए शिक्षक केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है, और कक्ष केंद्रित होता है, या समस्या केंद्रित होता है। तो यहाँ पर देखिए अनुदेशन अगर किसी को भी दिया जाए तो किसके सेंटर में होगा, यहाँ पर अप्रोच मानी जाती है कौन सी, समस्या केंद्रित उपागम, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, समूह विधियों यानी ग्रुप मेथड्स द्वारा सीखने का उदाहरण है। ग्रुप मेथड द्वारा क्या सीख सकते हैं हम लोग। देखिए, वाद विवाद विधि हो सकती है यहाँ पर आपकी। अगला क्या कहता है, यहाँ पर वाद यानी डिस्कशन की बात कर रहा है। फिर कहता है यहाँ पर कि आपका कार्यशाला विधि हो सकता है, ठीक है, कोई वर्कशॉप है, विचार गोष्ठी विधि है कोई, है ना। यानी कि समूह में जो ग्रुप में जो मेथड होता है उसके द्वारा सीखने के जो उदाहरण है वो सारे के सारे हो सकते हैं। जैसे वाद विवाद भी हो सकता है आपका, कार्यशाला विधि भी हो सकता है, और विचार गोष्ठी विधि भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। नहीं को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। यह संतुलन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, यह समस्या का समाधान करता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्या कहता है यहाँ पर, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो यानी यहाँ पर जो क्या कह रहा है, समायोजन के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है, कि क्या कहता है कि यह संतुलन प्रदान करता है, सही है। यह समस्या का समाधान करता है, बिल्कुल सही है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यानी कि यह तो निरंतर चलता रहता है समायोजन। एडजस्टमेंट हम लगातार करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3, समायोजन की अपसेंट में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और
चिंताओं से घिरा रहता है। अगर मान लो आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो व्यक्ति कैसा रहता है, स्ट्रेस में रहता है ना, संघर्ष में रहता है, चिंता से घिरा हुआ रहता है। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सही नहीं क्या है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती है, ये नहीं है यहाँ पर दिया गया, इसका मतलब ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से कौन सा है। पर्यावरणीय कारकों की बात कर रहा है यहाँ पर, तो सामाजिक परिवेश यानी एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। सामाजिक परिवेश हो सकता है, थकावट हो सकता है, या फिर आपका मानसिक स्तर हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट फैक्टर क्या बन सकता है आपका, यहाँ पर जो लर्निंग को इफेक्ट कर सकता है वो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक परिवेश, यानी कि जो सोशल में हम किस तरीके से रहते हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है आपका। थकावट आपका अपने आप से संबंधित होता है ना, ये हमारा पर्सनल होता है। मानसिक स्तर भी हमारा अपना होता है, तो इसका मतलब आपका जो पर्यावरण कारक हो सकता है लर्निंग से संबंधित वो क्या हो सकता है आपका, तो सामाजिक परिवेश यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर देखिए, कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। मानसिक रूप से यानी कि मेंटली जो आपका बताया यहाँ पर कि अगर हम देखें तो स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण कौन सा हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें सहनशीलता होती है, आत्मविश्वास होता है, संवेगात्मक परिपक्वता यानी कि इमोशनल मैच्योरिटी होती है, ये सभी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देखें तो ये सारे के सारे प्रकार आपके किस में आ जाएंगे, दिए आ जाएंगे आपके कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें सभी के सभी लक्षण पाए जाते हैं। तो इसका जो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला देखिए कि निर्मितवाद स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहा है के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। ठीक है, अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन करता है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यानी कि ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ज्ञान तो हम कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका सही जो हमारा गलत आंसर इसमें जो दिया गया है, कथन गलत है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा ही किया जाता है। ऐसा संभव नहीं है, ज्ञान तो हम कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। बल्कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो कहता है कि नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। तो ये भी सही बात है, जैसा हमारे पास जो पुराना ज्ञान होगा उससे जो नया ज्ञान जो आएगा वो पुराने ज्ञान पर ही डिपेंड करता है। अगला क्या करता है, जो लर्नर होता है उसके ज्ञान का सृजन कर सकता है। जो लर्नर अधिगम करता ही ज्ञान का सृजन करता है। अधिगम करता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय और उत्तरदायी होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, या तो यहाँ पर जो हमारा 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। कक्षा में परस्पर यानी जो आपसी जो वार्तालाप होती है उससे क्या रिजल्ट निकलना चाहिए, बात यहाँ पर पूछना चाहता है ये, यानी विवाद, सूचना, विचार, तर्क, वितर्क। यहाँ पर जो निकल के आएगा वो आएगा बच्चे आपका क्या, विवाद तो होगा नहीं, सूचना भी, कोई विचार निकल के आता है किसी भी बच्चे का। अगर आप देखें, अगर बच्चे आपस में कक्षा में अगर हम परस्पर संवाद करवाते हैं तो यानी कि हर एक बच्चे का हमें विचार देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। छात्र की विद्यालय, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, जो उसका अचीवमेंट होती है, जो स्कूल अचीवमेंट होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, तो ये स्व प्रत्यय यानी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, बुद्धि पर यानी इंटेलिजेंस पर, रुचि और अभिप्रेरणा यानी कि इंटरेस्ट और मोटिवेशन। यानी कि एक यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चा अचीवमेंट लेता है विद्यालय के अंदर वो किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरणा, लिंग लिंग तो होगा नहीं, वैसे ये कट गया पहले ही आपका। अभियोगिता, बुद्धि, अभिप्रेरणा, जाति, यहाँ भी जाति नहीं होगी। रुचि, बुद्धि, शारीरिक बनावट और अभिप्रेरणा, यहाँ पर शारीरिक बनावट नहीं होगी क्योंकि शारीरिक बनावट किसी भी प्रकार से विद्यालय उपलब्धि पर निर्भर नहीं करते। तो यहाँ पर जो हमारा सटीक आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर जो हम सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं और जो हमारी बुद्धि होती है और जो हमारी इंटरेस्ट होता है, जो हमारा मोटिवेशन होता है, वो यहाँ पर सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 33। बुद्धि का द्विकारक यानी 2 फैक्टर थ्योरीज किसने दी थी, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 स्पीयरमैन का अगर देखें तो स्पीयरमैन ने पहले द्विकारक बनाया था, फिर इसको ही इन्होंने आगे
3 कारक में ही डिवाइड कर दिया था, यानी कि 3 फैक्टर थ्योरीज भी इन्होंने ही बनाई थी फिर आगे जाके, क्योंकि इनको लगा कि भाई जैसे 2 फैक्टर तो होते हैं, एक जनरल होता है, एक आपका स्पेशल होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला था कि जब ये आपस में दोनों मिलते हैं तो एक यहाँ पर जो सेंटर में बनता है ये आपका तीसरा भी बनता है, यानी ग्रुप फैक्टर भी, यानी कि एक समूह कारक भी यहाँ पर निकल के आता है। तो इसलिए इन्होंने 3 कारक भी बाद में बनाए थे। तो अगर कभी क्वेश्चन बनेगा कि बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो वो भी आपका स्पेयरमैन ही यहाँ पर आंसर बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन 34 क्वेश्चन क्या कहता है, संप्रेषण का कार्य है। संप्रेषण क्या करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण करता है, या अभिप्रेरणा देता है, या उपयुक्त सभी। अगर संप्रेषण की बात की जाए, अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो कहने का मतलब क्या है, सूचना का आदान प्रदान तो करता ही करता है, लेकिन ये शिक्षा भी देता है कहीं ना कहीं, और हमें ट्रेनिंग भी देता है, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, और मोटिवेट भी हमें बनाए रखता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखिए ये बोलता है कि तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना, तेज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए, या सरल होना चाहिए, या एक तरफा होना चाहिए। संवाद मूलक, इन दोनों में आप फंस सकते हैं, सरल और संवाद मूलक, कि बिल्कुल ही सरल भी नहीं होना चाहिए और एक तरफा तो होना ही नहीं चाहिए, जैसे टीचर ही करवा रहे हैं, है ना, बच्चे बिल्कुल नीरस होकर बैठे हैं। यहाँ पर मतलब कि कैसी क्लास होनी चाहिए, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, कि बच्चे टीचर बच्चे के हिसाब से एनवायरनमेंट को क्रिएट करे। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कि कक्षा कक्ष में शिक्षण कैसे होना चाहिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संवाद मूलक होना चाहिए, यानी कुछ संवाद इसमें चलने चाहिए, इस तरीके से ही चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास 36, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयन कीजिए। सबसे अच्छा, यानी कि जो किशोर है आपके और जो किशोरियां हैं उनके संदर्भ में सबसे बढ़िया यहाँ पर जो हमारे पास एक ग्रुप दिया गया, वो सबसे अच्छा क्या हो सकता है। देखिए, तार्किकता होती है, अमूर्त चिंतन होता है, और डिसीजन पावर होती है, यानी निर्णय शक्ति होती है, ठीक है भाई। आदर्शवादी श्रेष्ठ समायोजन होता है, स्वसम्मान होता है, निरीक्षण विद्रोह की भावना दोहराने की प्रवृत्ति होती है, और दर्शन सुसमायोजन समाज सेवा की भावना होती है। अगर हम देखें चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल ही सही होंगे, लेकिन इनमें से हमें किसी एक को चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे तार्किकता, उसमें रीजनिंग आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है उसके अंदर, और डिसीजन मतलब कि निर्णय लेने की उसके अंदर पावर होती है। तो इसका मतलब जो सही आंसर हमारा यहाँ पर जा रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अगर कहें तो आदर्शवादिता भी वैसे तो होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती यहाँ पर। स्वसम्मान तो रहता है, क्योंकि अपने सम्मान के लिए वो लड़ता है। श्रेष्ठ समायोजन हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 की तरफ ही हम इसमें जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर हमारे पास सटीक आंसर दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 37, क्या कहता है, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। किसी भी कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो विशिष्ट, यानी कि जो हमारी जो स्पेशल जो एबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभिरुचि कहेंगे, बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्षीकरण कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे। अभियोगिता कहेंगे, हाँ ये हमारा हो सकता है कि अभियोगिता मतलब कि जो हमारे अंदर एबिलिटी है। अभिवृद्धि कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभिवृद्धि तो हमारा क्या होता है, एक और से एटीट्यूड होता है, नजरिया होता है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, जो सामने देखकर हम कोई चीज़ें देखते हैं वो होता है बच्चे। अभिरुचि आपको पता है इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर जाएगा कि किसी भी कार्य को विशिष्ट क्षमता क्या कहलाती है, तो अभियोगिता कहलाती है यहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देखिए, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण किस चीज़ का है। अब देखो, ये भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या हो सकता है, जब क्योंकि वो एक बीएड जब प्रवेश परीक्षा दे रहा है वो तो, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है, तो वो सबसे क्या कहता है, मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण किस चीज़ का है, तो यानी कि उदात्तीकरण का है, बिल्कुल नहीं। प्रक्षेपण का है, नहीं है। युक्तिकरण का है, क्योंकि एक युक्ति बना दी उसने कि भाई मैं तो अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तादात्म्यकरण तो नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि तादात्म्यकरण क्या होता है, एक मतलब में एक मेल मिलाप करके बताना कुछ भी। तो ये यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत है। अच्छा जो हमारा मेंटल स्वास्थ्य होता है उसका संकेत क्या है, दूसरों की आलोचना करना नहीं हो सकता है। जिद्दी प्रवृत्ति नहीं, दीवा स्वप्न भी नहीं होगा। सामयिक यानी कि जो हमारा इमोशन होता है उनके ऊपर कंट्रोल करना ही हमारा क्या होता है, इमोशनल कंट्रोल ही हमारा क्या होता है, सबसे अच्छा मानसिक स्वास्थ्य संकेतक माना जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चे की जो
देखिए क्या होता है, 3 अवस्थाएं मेनली होती हैं यहाँ पर देखें। तो जो हमारी जो इन्फेंसी या शेषावस्था होती है वहाँ पर देखो क्या होता है, जो हमारे संवेग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, ठीक है। कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में। लेकिन जब हम बाल्यावस्था में पहुँचते हैं तो यहाँ पर संवेगों की मात्रा, जो हमारे अंदर संवेग होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ बुद्धि का कंट्रोल नहीं होता, किसमें? शेष अवस्था में। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुँचता है तो धीरे धीरे कम कम संवेग उसके बाहर निकलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करती हूँ। देखिए संवेगों की मात्रा होती है, देखिए सबसे पहले अगर शेष अवस्था की बात की जाए तो जो हमारे अंदर संवेग होते हैं उसके ऊपर बुद्धि का कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि वो अनलिमिटेड बाहर निकलते हैं, कोई इस पर नियंत्रण नहीं होता। तो संवेग मतलब अपनी मर्जी से बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा संवेग यहाँ पर बाहर निकलते हैं। बच्चे को कब रोना है कब हंसना उसको ये पता नहीं होता, तो चाहे कोई मेहमान भी आया घर में तब भी वो अपनी एक्टिविटी पूरी करेगा। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में पहुँचता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, जो उसकी जो इंटेलिजेंस होती है, यानी जो उसकी बुद्धि होती है, वो इमोशन पर थोड़ा सा क्या करती है, अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर देती है। तो उसके जो संवेग होते हैं वो कम कम थोड़े से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो किशोर अवस्था में पहुँचता है तो यानी कि उसके अंदर इतनी अच्छी समझ हो जाती है कि वो जो उसके संवेग होते हैं वो बाहर निकलना बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यानी बुद्धि का पूरा कंट्रोल किस पे हो जाता है आपका, तो इमोशन पे हो जाता है, जिसके कारण कि ये हमारा किसका संकेत हो सकता है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत यहाँ पर हम कह सकते हैं। किसको? कि हमारे जो इमोशंस है उस पर हमारी बुद्धि अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है। ये चीज़ आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चे? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ये थोड़ा सा कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बन गया है। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पर कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, तो सबको पता ही है कि मस्तिष्क क्या होता है, सीपीयू होता है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर सभी है, गति भी है, संभरण भी है, यानी कि उसके अंदर भंडारण करने की क्षमता भी है, और परिशुद्धता यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से अधिगम की विशेषता क्या होती है? शिक्षक का शिक्षण कार्य आसान हो जाता है, ठीक है। पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी होता है, और विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। यानी कि जो हमारा एक कंप्यूटर है वो सह अधिगम की एक विशेषता क्या रखता है कि यह विद्यार्थी अपनी गति से यहाँ पर सीखते हैं। जैसे मान लो आपके पास छोटा सा मोबाइल है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सीखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है, वृद्धि और विकास में कौन सा आयाम एक दूसरे से जुड़ा है? वृद्धि और विकास में कौन सा आयाम जो एक दूसरे से रिलेट करता है वो कौन सा हो सकता है? देखिए बच्चे, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक या नैतिक। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है, A, B, C तीनों, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक। मेरे हिसाब से तो ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि सभी वृद्धि और विकास के आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शरीर से आपकी बुद्धि और ये सारा मिला के समाज से जुड़ा होता है, तो यानी A, B, C, D हो जाएंगे, ठीक है। इमोशन भी जुड़ा होता है, नैतिक भी जुड़ा होता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनने वाला हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। 44 देखिए क्या कहता है, कौन सी दृश्य श्रव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असरकारक हेतुओं को संतुष्ट करता है? ये देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कुछ भी नहीं। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के लिए असरकारक हेतुओं को संतुष्ट करता है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्थिर चित्र, टेलीविज़न। मतलब देख भी सकते हैं उनको, सुन भी सकते हैं। तो इसमें भी देखिए सारी हैं, ये रेडियो भी है आपका, टेप रिकॉर्डर भी है, स्थिर चित्र भी है जो बिल्कुल एकदम स्थिर रहते हैं, और डी आपका टेलीविज़न भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? देखिए मस्तिष्काधोमुखी को कहते हैं हम लोग सिर से पैर की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट ये, इसको हम सेफेलोकोडल भी कहते हैं, सेफेलोकोडल भी आप इसको कहते हैं, सेफेलोकोडल, ये इसको ध्यान रखिएगा। सेफेलोकोडल जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है। सिर से मतलब क्या होता है, पहले सिर बनता है, फिर आपका धड़ बनता है, फिर आपके पैर बनते हैं, इस तरीके से विकास होता है। तो यानी कि हमेशा बोला जाता है कि हमेशा सबसे पहले क्या बनता है हमारे शरीर में, तो सिर का ही विकास होता है। तो सिर, जब भी बच्चा पैदा होता है तो सिर उसका सबसे बड़ा होता है ना। प्रशिक्षण और नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या कहता है सॉरी, प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है? संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ क्वेश्चन देखें तो प्रशिक्षण और अभ्यास यानी ट्रेनिंग और आपका जो प्रैक्टिस होता है वो किससे संबंधित होता है, तो ये व्यवहारवाद से संबंधित माना जाता है, ठीक है। व्यवहारवाद वही है जो JB वॉटसन के द्वारा स्थापित किया गया था, उसको हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। 47 देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये भी कंप्यूटर का ही क्वेश्चन हमारे पास है। IBM AIX,
फायरफॉक्स, लाइनक्स और यूनिक्स। यहाँ पर जो सही आंसर वो आपका फायरफॉक्स ये नहीं होता है। कंप्यूटर वायरस है, हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर आ जाएगा। लिंग्वा फोन उदाहरण है किस चीज़ का है, तो ये आपका श्रव्य सामग्री है। थोड़ा थोड़ा ये तभी है क्योंकि ये कुछ आपकी पढ़ाने में यूज़ होता है सामग्रियाँ, तभी इसमें थोड़े से क्वेश्चन डाले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कहता है, कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, स्व आकलन के कौशल को परिमार्जित करना, प्रकरण पर विधियों की प्रतिक्रिया लेना और प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 है इसमें देखेंगे तो इसका जो आपका सही नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, स्व आकलन के कौशलों को परिमार्जित करना। आगे देखिए 51, निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। जब हम गाइडेंस देते हैं और लर्निंग के बीच में क्या समानता है, दोनों छात्र केंद्रित है, ठीक है, दोनों ही विषय केंद्रित वस्तु है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या कहता है, दोनों पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक और पाठ्य विश्लेषण पर बल देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो बोलता है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोनों छात्र केंद्रित होता है, तो 51 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। देखो समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या मतलब बाधित नहीं करता है। देखिए अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, ये भी कर सकता है, मोर्चाबंदी निर्धारण, ये मोर्चाबंदी यहाँ से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं यानी कि एक्टिव मेंबर बनते हैं। वो है आपका वयस्कावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ पर आता है आपका बाल्यावस्था, क्योंकि जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुँचता है तो अपने जो उसके जो सहपाठी होते हैं उनके साथ ही सक्रिय सदस्य यानी कि बहुत ही एक्टिव मेंबर यहाँ पर बनकर निकलते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 54, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। क्रिया प्रसूत जो कि स्किनर का सिद्धांत था, यहाँ पर क्या कह रहा है ये स्किनर के अनुसार कि क्रिया प्रसूत में पुनर्बलन निर्भर करता है। देखिए अगर मैं बात करूँ, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था क्लार्क एल हल ने, लेकिन इसको फेमस करने का काम किसने किया था, तो स्किनर ने। क्रिया प्रसूत आपका जो है वो किसका है सिद्धांत, तो वो है आपका स्किनर का। यहाँ पर बोलता है कि पुनर्बलन किसके ऊपर निर्भर कर रहा है बच्चे, तो ध्यान से देखिए उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर। देखिए उद्दीपक मतलब स्टिमुलस और अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, यानी अगर यहाँ पर बात की जाए कि पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है क्रिया प्रसूत अनुकूलन में, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर अनुक्रिया पर डिपेंड करेगा क्या आपका पुनर्बलन, ठीक है, जो जैसा रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं उस हिसाब से। क्योंकि जो चूहे पर उन्होंने प्रयोग किया था ना, वो सबसे पहले क्या था उनका जो स्किनर का था वो RS, ठीक है, RS टाइप थ्योरी उनकी मानी जाती है। पहले जो आपका रेट है यानी जो चूहा है वो क्या कर रहा है, पहले रिस्पांस दे रहा है, पहले एक्टिविटी कर रहा है, वो यही सिद्धांत इनका कहता है। और बाद में उसको क्या दिया जाता है बच्चे, तो उसके पुनर्बलन उसको बाद में दिया जाता है, यानी उसको भोजन बाद में दिया जाता है। तो यानी पहले वो क्रिया करेगा, उसके बाद उसको क्या दिया जाएगा, वहाँ पर भोजन दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम सही आंसर की तरफ जाते हैं, तो 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। प्राक रूढ़गत, संवेदी प्रेरक और पश्चात रूढ़गत। देखिए रूढ़गत का मतलब यहाँ पर क्या है, कन्वेंशनल। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है, ठीक है। तो संवेदी प्रेरक कुछ भी नहीं था। 3 उन्होंने लेवल बनाए थे, तीनों लेवल यही आपके कौन कौन से, प्री कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो यानी कि 3 लेवल आपके फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3। 56 में देखिए, सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। सहयोगशील यानी जिसमें हम कोलैबोरेट होकर पढ़ते हैं, पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण की, समूह रचना निर्धारण की, बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की, या उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पर आएगी कि अध्यापक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देखिए पर्याप्त संसाधन सामग्री देना, समूह रचना मतलब कि ग्रुप लर्निंग टाइप बनाना, और बैठने के लिए उपयुक्त सुविधा देना। तो ये सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आपका सही आंसर
होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ये तो सभी को नॉर्मल सा क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगर कुछ भी हम कक्षा के अंदर संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का मुद्दा उठा रहे हैं तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड वो होना चाहिए आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 देखिए, बालक का मानसिक विकास निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या उपरोक्त सभी पर। ये सभी पर डिपेंड करता है। विद्यालय किस प्रकार का उसको दिया गया, परिवार में किस प्रकार से उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, और समुदाय मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा है तो यानी कि मानसिक रूप से बच्चा तभी स्वस्थ हो सकता है जब उसको समाज यानी आपका समुदाय यानी एनवायरनमेंट, विद्यालय भी अच्छा मिले, परिवार भी अच्छा मिले, तो सभी यहाँ पर आपके आंसर बन जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर सही आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या कहता है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उत्तरदायित्व का स्थानांतरण, सचेतन व्यवहार, प्रतिरक्षा विवाद का साधन और व्यक्तिगत का रक्षा कवच। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है आपका प्रतिरक्षा विवाद का साधन। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही प्रतिरक्षा प्रक्रिया का एक प्रोसेस का एक साधन माना जा सकता है, प्रतिरक्षा विवाद का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है जिससे हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते? संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य और आपका संप्रेषण का नियोजन। तो यहाँ पर नियोजन नहीं होता है, तीनों आएंगे आपके, माध्यम भी होता है, श्रृंखला भी होता है और आपका उद्देश्य भी रहेगा, लेकिन नियोजन यहाँ पर आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। अध्यापक जो पर्सनैलिटी होती है उसके विकास में बाधक क्या बनता है आपका? सामाजिक परिवेश का ज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव, उच्च मानसिक क्षमता। यानी ये बाधक कौन बन सकता है आपका? तो कल्पना शक्ति का अभाव आपका यहाँ पर बाधक के रूप में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 62, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। क्या लाभ है? अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती है, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार यहाँ पर सीखता है। लाभ तो एक ही हो सकता है, आवश्यकता तो रहती है टीचर की भी, है ना। उच्च कक्षाओं के लिए जरूरी है कि छोटी के लिए भी हो सकता है, ये प्रतिभाशाली थोड़ी ना हो सकती है, या तो मंदबुद्धि या थोड़े से जो स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए भी होगा उपयोगी। यानी इसका जो सही आंसर बनेगा आपका शिक्षार्थी अपनी गति से यहाँ पर सीखता है, तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? किसने कहा था बच्चे? तो ये कहा था रॉबर्ट एम गैने ने कि मानव संस्कार और क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन कहा था रॉबर्ट एम गैने ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? ये क्वेश्चन रिलेट नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर MS वर्ड है, फोटोशॉप है और MS एक्सेल, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 65 देखिए क्या कहता है, किशोर अवस्था में मानसिक और बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेज़ी से एवं कम मात्रा में। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर बनने वाला है वो क्या होता है आपका 65 का। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है मानसिक और बौद्धिक विकास। यहाँ पे तेज गति से होता है विकास, यानी बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर रहता है। शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्या कहता है यहाँ पर कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी और शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी। आप ही सोच सकते हैं कि ICT का क्या रोल रहने वाला है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोला कि ICT के बारे में क्या कथन गलत है। क्या कथन गलत है कि अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी? कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ICT में भी ऐसा होता है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई टीचर होगा ही होगा, वो भी तो पढ़ाएगा। तो इसका मतलब ICT के कारण क्या होना चाहिए? ICT का मतलब होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन टेक्निक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव हो, ये तो सही है बिल्कुल। अध्यापक सहजकर्ता के रूप में हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन भूमिका तो रहेगी ना। यहाँ पर बिल्कुल बोल रहा है कि अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत है यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो आप सभी इस ऑप्शन को देखकर ही समझ गए होंगे अत्यंत सक्रिय किस में होता है, तो किशोरावस्था में यहाँ पर रहता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अधिगम मॉडल किसने बनाया था। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये बनाया था आपका स्किनर ने।
स्व प्रत्यय विकसित होता है। स्व प्रत्यय मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे विकसित होता है? स्वधारण से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से या बुद्धि से। ये बेटा क्या हो सकता है आपका? लोगों की धारणा भी होती है इसमें और स्वधारणा भी, यानी अपनी भी धारणा रहती है हमारी और लोगों की धारणा भी रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर की बात आ रही है यहाँ पर। नवीन ज्ञान एवं सूचना का ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण करना, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करना और ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच करना। ये वाला यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि ये इनके सिद्धांत में नहीं था। देखो, जेरोम ब्रूनर की बात करें तो ये बोलते हैं नवीन ज्ञान तथा सूचना का ग्रहण करता है, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण करता है, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करता है। जो ज्ञान है उसके पास, उसके कितना उसके पास है ज्ञान, उसकी जांच यहाँ पर करता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही हम डिस्कस करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम डेली छोटे छोटे पार्ट्स में लाएंगे आपके लिए, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज हमने लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, लगभग 1000 क्वेश्चन, यहाँ पर 1000 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। किसके लिए? आपका जो टेट एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये थोड़ा सा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ाऊंगी, अलग से उनकी क्लासेस में लूँगी कि मनोविज्ञान का सीक्वेंस वाइज कैसे हम पढ़ सकते हैं और उसको हम कम टाइम में ज़्यादा कवर कैसे करेंगे। ये चीज़ हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका जून में एग्ज़ाम होने वाला है, तो मई के मंथ में हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हो सके तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।